आज सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीआईपी कल्चर हमारे देश में किस तरह से हावी है, ये इस बात से प्रदर्शित हो जाता है। हालांकि इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने बहुत कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसमें कानपुर में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए योगी कैबिनेट के मंत्री सत्यदेव पचौरी पहुंचे। पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन खड़ी थी, लेकिन मंत्री जी बिल्कुल लाइन से बेपरवाह सबसे पहले आगे पहुंचे। जब वहां पहुंचे, वोट अपना डाला और पब्लिक बेचारी चुपचाप पीछे खड़ी रही। आखिरकार मंत्री जी का समय है, बाकी जनता का समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आम जनता का काम है लाइन में खड़ा रहना। और मंत्री जी ने अपना मताधिकार किया, बड़े शान से अपने परिवार के साथ खड़े हुए। उसके बाद फोटो खिंचवाई और ये प्रदर्शित किया कि कैसे उन्होंने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है और स्पष्ट कर दिया कि उन्हें वीआईपी कल्चर से कोई परहेज नहीं है। आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कश्मीर में पत्थरबाज अगर आप हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पत्थरबाजी कर तकरीबन रोजाना कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले पत्थरबाजों को अब माफी मिलेगी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि पत्थरबाजों पर चलाए गए केस वापस लिए जाएं, उन्हें मुख्य धारा में वापस लौटने का पूरा मौका दिया जाए और उसके साथ साथ कश्मीर में अमन वापसी का रास्ता भी प्रशस्त किया जाए। चेहरे पर नकाब, जुबान पर देश विरोधी नारे और हाथों में पत्थर। यह है कश्मीर के उन पत्थरबाजों की हकीकत जो आतंक के बाद कश्मीर में सुरक्षा वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए थे। कभी श्रीनगर की सड़कों पर तो कभी कश्मीर के दूसरे इलाकों में ये पत्थरबाज बार बार हालात बिगाड़ने की कोशिश करते थे। और इन्हीं पत्थरबाजों को लेकर मोदी सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने महबूबा सरकार को कहा है कि कश्मीर में पहली बार पत्थरबाजी में शामिल होने वाले नौजवानों पर से केस वापस हटाए जाए और साथ ही उन स्थानीय नौजवानों को भी मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया जाए जो आतंकी संगठनों से जुड़े, लेकिन उन्होंने किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान जो चाहे वो टेररिज्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, चाहे वो इस अफरा तफरी के रास्ते में चले गए हैं, वो मेन स्ट्रीम में आए। खबरों के मुताबिक दिनेश्वर शर्मा ने केंद्र को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक ये फैसला लिया गया है और पहले चरण में 4500 पत्थरबाजों से केस वापस लिए जा सकते हैं। बहरहाल इस असर का मूल्यांकन करने के बाद केंद्र सरकार घाटी में बाकी बचे पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने की समीक्षा कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने पहली कोशिश की है जहां पर भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने की एक कारगर या फिर योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की जाए, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया कि राज्य सरकारों की लापरवाही की वजह से कश्मीर को अमन के रास्ते पर वापस ला पाना बहुत आसान नहीं रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सरकारी फैसले कई बार बड़ी बुद्धिमत्ता से उठाए गए हैं, लेकिन लोग ना तो उससे जुड़ पाए और ना ही राज्य सरकार ने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। साल 2016 कश्मीर के इतिहास के सबसे अस्थिर दौर में से एक रहा। आतंकी वारदातें और पत्थरबाजी दोनों हद से ज्यादा बढ़ गई। इसी दौरान महबूबा सरकार ने पत्थरबाजों को मुख्य धारा में लौटने का पहला मौका दिया था। साल 2016 में ईद के मौके पर महबूबा सरकार ने पत्थरबाजों पर 104 मामले वापस ले लिए थे। इस माफी के बावजूद कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं रुकी। इसी तरह साल 2012-13 में भी पत्थरबाजों को माफी दी गई थी। 2012 में उमर अब्दुल्ला सरकार ने अशांति फैलाने और पत्थरबाजी करने के आरोपी 1811 लोगों को रिहा कर दिया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला की यह कोशिश भी लंबी नीति का हिस्सा नहीं बन पाई। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का पैगाम लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी कश्मीर गए थे। साल 2000 में रमजान के दौरान वाजपेयी ने कश्मीर में कॉम्बैट ऑपरेशंस रोके। 2002 में कश्मीर को 8,516 करोड़ और 2003 में 6,425 करोड़ रुपए के भारी भरकम पैकेज दिए गए। साथ ही स्थानीय नौजवानों को मुख्य धारा में लौटने के मौके भी दिए गए। लेकिन कश्मीर में मौजूद पाकिस्तान परस्तों ने कभी इन मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया और कश्मीर में अशांति कायम रही। हालांकि मोदी सरकार के नुमाइंदे चाहते हैं कि इस बार कश्मीर का नौजवान मुख्य धारा से पूरी तरह जुड़ जाए। वहाँ का युवा जो बहका हुआ था उसके रास्ते पर लाया जाए। जिन्होंने पहली बार स्टोन पेल्टिंग की है, बार बार नहीं की है,
ऐसे वहाँ के युवाओं को मुकदमा न चले। ये सरकार ने राज्य सरकार को कहा है कि नया प्रयास है। ख्वाबों और हकीकत की शक्ल और तासीर अलग है। यही वजह है कि कुछ लोग मोदी सरकार की इस नई कोशिश को उम्मीद मान रहे हैं, तो कुछ के अंदर कोशिश कामयाब होने को लेकर शक और शुबह है। टी न्यूज़ नेशन। राम के नाम को जप कर अपनी सियासत की दुकान को चलाना हमारे राजनेताओं को बड़ा भाता है। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव ने राम और कृष्ण के नाम को लेकर जो वाक्य कहे थे, उससे आगे बढ़ते हुए राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कुछ मुद्दों को याद कर दरअसल उन्होंने एक नई राजनीति को हवा देने की कोशिश की है। उनका यह कहना है कि अगर उनका बस चलता तो वो सब कुछ करते जिसके जरिए वो कारसेवकों को किसी भी तरीके से रोक सकते थे। जाहिर सी बात है, राम मंदिर की इस बयार में मुलायम सिंह यादव पीछे नहीं रहना चाहते। अयोध्या में आज भी उस उन्माद के निशान जिंदा हैं जिसे राम मंदिर आंदोलन ने देखा था, और उन्हीं दर्द देती यादों को नेताजी ने भरे मंच से छेड़ दिया। मुलायम सिंह ने अयोध्या की घटना को याद करते हुए दम भरा कि जरूरत पड़ने पर अगर ज्यादा कार सेवकों की मौत होती तब भी उन्हें गुरेज नहीं होता। जमाने के देश की एकता के लिए आदि अटल जी 2800 या 56 बहुत कम है। अगर देश की एकता को लिए अगर इससे ज़्यादा भी मारना पड़ते हमारे सुरक्षा वालों को तो मारते, ये देश की एकता। यूपी में निकाय चुनाव है और इसी बीच मुलायम और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं की जुबान से राम का नाम निकलना बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खुद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलायम पर तंज कसे। अयोध्या में कार सेवकों के खून की जो होली उन्होंने वहाँ पर खेली थी, वह कोई राम भक्त भूला नहीं है। और मेरा यह मानना है कि मुलायम सिंह जी बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत सीनियर हैं। उनकी अपेक्षा में नहीं है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण को बांटने की कोशिश करें। मायने साफ है कि राम नाम अब भक्ति से ज्यादा सियासत में गूंज रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत में मानो नेताजी के लिए कई चुनौतियां एक साथ सामने आ खड़ी हुई हैं। एक तरफ तो विरोधी भारतीय जनता पार्टी है ही, दूसरी तरफ बेटा अखिलेश यादव भी मानता नहीं है। आज लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर केक काटा जाना था। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को केक खिलाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव जरा पीछे हटते दिख रहे थे। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को जबरदस्ती उनके मुंह में केक ठूसना पड़ा। जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव के मुंह में भी केक ठूसा गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस पूरे वाक्य को अंजाम दिया, ऐसा लगा जैसे कि बाप बेटे में सब कुछ अभी ठीक है नहीं। राम मंदिर का सियासत और धर्म से जुड़ना दरअसल एक बात होती चली जा रही है, लेकिन सियासत तो बार बार होती ही है। ऐसे में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अब और ज्यादा सियासत होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तरीके से एक सांस में 3 बार तलाक देने को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार अब इस बाबत कानून बनाना चाहती है, लेकिन अब इसे लेकर कई इस्लामिक संगठन खड़े हो गए हैं कि केंद्र सरकार एक नियति के तहत और बदनीयति के तहत इस तरह के कानून बनाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है, लेकिन लोगों को केंद्र सरकार की नीयत में खोट दिख रहा है। ट्रिपल तलाक बैन तो हो गया, लेकिन इस मुद्दे पर बहस खत्म नहीं हुई। मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की कोशिशों का लगातार अलग अलग हलकों में विरोध हुआ और अब खबरें आ रही हैं कि सरकार जल्द इस बाबत बिल ला सकती है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार संसद में ट्रिपल तलाक को लेकर बिल ला सकती है, यानी सरकार इसे अब पूरी तरह गैर कानूनी करार देगी और ट्रिपल तलाक को लेकर सजा भी तय की जाएगी। हालांकि इन खबरों की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम धर्मगुरु विरोध में उतर आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं। आज जब गुजरात का इलेक्शन बिल्कुल पीक पे पहुंच गया हुआ है और उस वक्त आप यदि सूचना इस तरीके से बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये तलाक के ऊपर जो है सियासत की जा रही 3 तलाक पे, और इस तरीके से इस मसले को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं ट्रिपल तलाक का दंश सह चुकी मुस्लिम महिलाएं इस मुद्दे पर सरकार के साथ नजर आ रही हैं। और मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी केंद्र सरकार से कि जो एट ए टाइम 3 तलाक दे देता है तो उसके लिए वो कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान वो करें। विरोध और समर्थन की आवाजें उठ चुकी हैं,
यानी मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ट्रिपल तलाक पर कानून लाना आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। उत्तर कोरिया दुनिया का वो मुल्क है जिसकी गतिविधियों पर हमेशा रहस्य का पर्दा पड़ा रहता है। इसी उत्तर कोरिया ने आज हम एक नया वीडियो जारी किया है। ये वीडियो ये स्पष्ट करता है कि उत्तर कोरिया के बाशिंदे को किस तरह से कुचला जाता है, उनके सपनों को तबाह किया जाता है। ये वीडियो किम जोंग की असलियत आपके सामने लाती है। किम से जुड़ा सनसनीखेज वीडियो, उत्तर कोरिया की करतूत का पर्दाफाश, बॉर्डर पर उत्तर कोरिया के सैनिक को गोली मारी। ये तस्वीरें उत्तर और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर की हैं और तेजी से आती इस गाड़ी में सवार है एक उत्तर कोरियाई सैनिक। ये सैनिक तानाशाह किम का मुल्क छोड़कर दक्षिण कोरिया जाना चाहता था और इसी वजह से इसने बॉर्डर पार करने की ठान ली। भागने वाला सैनिक गाड़ी लेकर बॉर्डर पोस्ट तक पहुंच गया। इसी बीच उत्तर कोरियाई सैनिक अलर्ट हो गए और उसको रोकने की कोशिश करने लगे। तस्वीरों में देखिए कैसे बॉर्डर पर तैनात 2 गार्ड इस भागने वाले सैनिक को पकड़ने के लिए दौड़े। जब वो गाड़ी से बॉर्डर पार नहीं हो पाया तो सैनिक ने गाड़ी छोड़ दी और वो पैदल बॉर्डर की तरफ भागा। इसी बीच पीछे से 3 उत्तर कोरियाई सैनिक आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। उत्तर कोरिया के सैनिकों की इस फायरिंग में भागने वाले सैनिक को 4 गोलियां लगी। हालांकि वो बॉर्डर पार करने में कामयाब रहा और दक्षिण कोरिया पहुंच गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बॉर्डर पर यूं गोलीबारी करने के बाद उत्तर कोरियाई सैनिक तेजी से वापस भागे और आती हुई गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। लेकिन इस तस्वीरों ने बता दिया कि ना तो किम को किसी की आवाज बर्दाश्त है और ना ही किसी के लिए बेहतर जिंदगी का सपना। टीम न्यूज नेशन। रेगिस्तान में बाढ़ की खबरें क्या आपने कभी देखी या सुनी है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे सऊदी अरेबिया में ये अजीबोगरीब तस्वीर दिखी है। जी हां, सऊदी अरेबिया में जहां भी आप निकल जाइए सिर्फ रेत ही रेत है। लेकिन जबरदस्त बारिश के बाद सऊदी अरेबिया में बाढ़ का कुछ ऐसा आलम था कि तस्वीरें बताती हैं, लगता है जैसे कि आप चीन पहुंच गए हैं। बारिश और तूफान से सऊदी अरब के कई इलाके बेहाल। सड़कों पर घुटनों भर भरा पानी, सड़क यातायात से लेकर हवाई उड़ानें बाधित। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को किया गया बंद। सऊदी की इन तस्वीरों को देखकर यहाँ के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश और तूफानी हवाओं ने यहाँ के लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बारिश के चलते जहाँ सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, तो वहीं तेज हवाओं ने कई पेड़ों को धराशायी कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते स्कूल और कॉलेजों को बंद करना पड़ा है। सबसे खराब हालात जेद्दाह और मक्काह के नजर आ रहे हैं, जहां बारिश की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। सड़कों पर देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ियां पानी में डूबी नजर आ रही हैं। वहीं बारिश ने हवाई उड़ानों को भी बंधक बना लिया है। जानकारी के मुताबिक कई उड़ानें कई घंटों की देरी से उड़ रही हैं। हालात को देखते हुए सऊदी एयरलाइंस ने घोषणा की है कि यहाँ आने वाले यात्री अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं। उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही उन्हें आगे के लिए कंफर्म टिकट मुहैया करवाने का भी भरोसा दिया गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जहां प्रशासन अलर्ट पर है, तो वहीं इसका जायजा लेने के लिए खुद प्रिंस खालिद अल फैसल, मक्काह के गवर्नर और सऊदी किंग सलमान के एडवाइजर सड़कों पर चलते दिखाई दिए। बारिश की वजह से तापमान में भी तेजी से गिरावट आई है। बारिश के बाद तापमान 25 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। उधर मौसम विभाग के अनुमान ने भी लोगों की पेशी पर शिकन ला दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल भारी बारिश हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। सपनों की उड़ान सिस्टम की अनदेखी के आगे कैसे थम या चरमरा जाती है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई की मैरी नायडू फुटबॉल खेलने के अपने ख्वाब को जीना चाहती थी। मैरी ने मौका पड़ने पर फुटबॉल के मैदान में अपनी काबिलियत दिखाई और नतीजा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फुटबॉलर को सम्मान दिया। लेकिन सिस्टम की असल हाल ये है कि प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के बाद भी हमारे देश की ये बेटी फुटपाथ पर रहती है और अपने सपने को पूरा करने के लिए एक एक पैसे जोड़ रही है। मैरी के कदमों में जब फुटबॉल आती है तो मानो एक संगीत बज उठता है। एक ऐसा संगीत जिसकी धुन पर फुटबॉल और मैरी के कदम एक साथ थिरकते हैं। मुंबई की मैरी नायडू की उम्र सिर्फ 16 साल है
और इतनी छोटी सी उम्र में उसने मुंबई के फुटबॉल क्लब सर्किट में अपनी एक पहचान बना ली है। मैरी MDFA यानी मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के लिए खेलती है और मैरी कई जिला स्तर टूर्नामेंट्स में खेल चुकी हैं। केंद्र सरकार के मिशन 11 मिलियन प्रोग्राम के तहत मोदी ने मैरी को अवार्ड भी दिया था, लेकिन ये काबिलियत, ये अवार्ड मैरी के लिए मानो कुछ नहीं कर पाए। ये फुटबॉलर एक फुटपाथ पर रहने को मजबूर है। मैरी के पिता एक मजदूर हैं और पूरा परिवार फुटपाथ पर बने एक टेंट में रहता है। BMC वाले आते हैं, घर तोड़ते हैं, बुक्स वगैरह, मेडल्स वगैरह, जो फुटबॉल है वो सब लेके जाते हैं। खेलने नहीं मिलता है, ना पढ़ाई करने मिलती है। मैरी के पिता की बस एक ही तमन्ना है कि मैरी देश के लिए फुटबॉल खेले। वक्त साथ नहीं दे रहा, लेकिन हौसले बुलंद हैं। उसका सपना इंडिया के लिए खेलने का और आगे बढ़ने का सपना बहुत है, और उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, और यहाँ पे रहने को जगह नहीं है, घर नहीं है, खेलने के लिए भी उसको जगह नहीं है, बहुत जगह से उसको प्रॉब्लम पड़ता है। अब आप देखिए हमारे देश का सिस्टम और खुद से सवाल पूछिए, क्या इस देश में टैलेंट की रत्ती भर भी कीमत है? देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यदि कमी है तो उन प्रतिभाओं को परखने का और उन्हें प्रोत्साहित करने का। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश केवट के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं क्वेश्चन आवर में।